भारतीय अर्थव्यवस्था क्लास 9 वर्ष 2015 में जीडीपी के गणना पद्धति में परिवर्तन। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है मेंस 2021 में। तो क्वेश्चन है भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वर्ष 2015 के पूर्व तथा वर्ष 2015 के पश्चात परिकलन विधि यानी गणना विधि में अंतर की व्याख्या कीजिए। 150 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। तो इसके उत्तर में है वर्ष 2015 में जीडीपी में होने वाला परिवर्तन, जिसमें पहला पॉइंट है वर्ष 2015 से पूर्व जीडीपी का आधार वर्ष 2004-05 था, जो वर्ष 2015 के बाद बदलकर वर्ष 2011-12 हो गया। दूसरा पॉइंट है वर्ष 2015 से पूर्व भारत में जीडीपी की गणना कारक लागत में की जाती थी, जबकि वर्ष 2015 के बाद भारत में जीडीपी की गणना बाजार मूल्य में की जाती है। तीसरा पॉइंट है सरकार द्वारा वर्ष 2015 के पश्चात जीडीपी की गणना में एस.एन.ए. पद्धति का प्रयोग किया जाने लगा। एस.एन.ए. का मतलब है सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट यानी राष्ट्रीय खाता पद्धति। इस पद्धति को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1992 में शुरू किया गया। वर्ष 2008 में इसमें संशोधन किया गया। वर्तमान में विश्व के अधिकांश देश जीडीपी और राष्ट्रीय आय की गणना में एस.एन.ए. पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं। अतः वर्ष 2015 से वैश्विक मानकों के अनुरूप भारत सरकार द्वारा एस.एन.ए. पद्धति का प्रयोग किया जाने लगा है। चौथा पॉइंट है वर्ष 2015 से भारत सरकार द्वारा जीडीपी की गणना में जीवीए का भी प्रयोग किया जाने लगा है। जीवीए मतलब है ग्रॉस वैल्यू एडिशन यानी सकल मूल्य वर्धन। तो अब देखते हैं कि सकल मूल्य वर्धन किसे कहते हैं। ये भी पीटी और मेंस के लिए ज़रूरी है। तो मूल्य वर्धन का मतलब है मूल्य वर्धन बराबर अंतिम वस्तु का मूल्य माइनस मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य। अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में वस्तु और सेवा के मूल्यवर्धन के कुल योग को सकल मूल्यवर्धन कहा जाता है। अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में वस्तु और सेवा के मूल्यवर्धन के कुल योग को सकल मूल्यवर्धन कहा जाता है। अब जैसे देखते हैं उदाहरण लेके, जैसे गेहूं है, आटा है और ब्रेड। तो गेहूं का मान लीजिए कुल मूल्य 10 रुपये है, आटा का 20 रुपये है और ब्रेड का 50 रुपये है, यानी टोटल 80 रुपये। तो कुल मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य हो जाएगा गेहूं में 0 रुपये हो जाएगा, आटा में 20 में से गेहूं का निकाल देंगे तो 10 रुपये, ब्रेड का 20 रुपये, मतलब कुल हो जाएगा 30 रुपये। तो सकल मूल्यवर्धन हो जाएगा गेहूं का 10 रुपये, आटा का 10 रुपये, ब्रेड का 30 रुपये और टोटल 50 रुपये। अब हम तीन चीज़ें देखेंगे। पहला देखेंगे उत्पादन कर और उत्पादन सब्सिडी यानी प्रोडक्शन टैक्स एंड प्रोडक्शन सब्सिडी। दूसरा देखेंगे उत्पाद कर और उत्पाद सब्सिडी यानी प्रोडक्ट टैक्स एंड प्रोडक्ट सब्सिडी। और तीसरा देखेंगे आधार मूल्य यानी बेसिक प्राइस। उत्पादन कर का संबंध उत्पादन से नहीं होता है, जैसे स्टाम्प शुल्क, प्रॉपर्टी टैक्स आदि। उत्पाद कर का प्रत्यक्ष संबंध उत्पादन से होता है, जैसे जीएसटी। उत्पादन सब्सिडी का प्रत्यक्ष संबंध उत्पादन से नहीं होता है, जैसे पीएम किसान, रेलवे सब्सिडी इत्यादि। उत्पाद सब्सिडी का सीधे संबंध उत्पादन से होता है, जैसे उर्वरक सब्सिडी। अब देखते हैं आधार मूल्य। आधार मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर
उत्पादक बाजार में वस्तु और सेवा का विक्रय कर न्यूनतम प्राप्त करना चाहता है। जीवीए की गणना आधार मूल्य में की जाती है। जीवीए की गणना आधार मूल्य में की जाती है, जबकि जीडीपी की गणना बाजार मूल्य में की जाती है। आधार मूल्य बराबर कारक लागत प्लस उत्पादन कर माइनस उत्पादन सब्सिडी। बाजार मूल्य बराबर कारक लागत प्लस उत्पाद कर माइनस उत्पाद सब्सिडी। यानी बाजार जीवीए आधार मूल्य बराबर जीवीए आधार मूल्य बराबर जीवीए कारक लागत प्लस उत्पादन कर माइनस उत्पादन सब्सिडी। फिर जीडीपी बराबर सकल जीवीए आधार मूल्य प्लस उत्पाद कर माइनस उत्पाद सब्सिडी। जीडीपी बराबर जीवीए प्लस जीएसटी माइनस उत्पाद सब्सिडी। जीडीपी माइनस जीएसटी प्लस उत्पाद सब्सिडी बराबर जीवीए। यानी जीडीपी बड़ा है और जीवीए छोटा है, क्योंकि जीडीपी में जीएसटी इंक्लूड है जबकि जीवीए में जीएसटी इंक्लूड नहीं है। अब देखते हैं जीडीपी और जीवीए में तुलना। पहला है जीवीए की गणना आधार मूल्य में की जाती है, जबकि जीडीपी की गणना बाजार मूल्य में की जाती है। दूसरा है जीडीपी हमेशा जीवीए से अधिक होता है, क्योंकि जीडीपी में जीएसटी शामिल होता है जबकि जीवीए में जीएसटी शामिल नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए जीवीए की तुलना में जीडीपी अधिक महत्वपूर्ण होता है। चौथा पॉइंट है जीडीपी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप माना जाता है जबकि जीवीए नहीं। इसलिए आरबीआई द्वारा वर्ष 2015 के बाद जीडीपी के स्थान पर गणना में जीवीए को अपनाया गया था, परंतु वर्ष 2018 में आरबीआई द्वारा पुनः जीवीए के स्थान पर जीडीपी को अपना लिया गया। पांचवा पॉइंट है जीडीपी की गणना बाजार मूल्य में होने के कारण यह मांग आधारित होता है, जबकि जीवीए उत्पादन में मूल्यवर्धन होने के कारण उत्पादन आधारित या आपूर्ति आधारित होता है। जबकि जीवीए उत्पादन में मूल्यवर्धन होने के कारण उत्पादन आधारित या आपूर्ति आधारित होता है। छठा पॉइंट है जीडीपी की तुलना में जीवीए शुद्ध होता है, क्योंकि जीडीपी में दोहरी गणना की संभावना बनी रहती है, जबकि जीवीए मूल्यवर्धन आधारित होने के कारण दोहरी गणना के संभावना को समाप्त करता है। अब हम देखते हैं जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट सकल राष्ट्रीय उत्पाद। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवा का अंतिम मौद्रिक मूल्य जीएनपी कहलाता है। फिर से बोलता हूँ, जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसका परिभाषा है किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवा का अंतिम मौद्रिक मूल्य जीएनपी कहलाता है। अब देखते हैं जीडीपी और जीएनपी। जीडीपी भौगोलिक अवधारणा है, अर्थात जीडीपी में देशी हो या विदेशी दोनों को शामिल किया जाता है, बशर्ते वे उत्पादन देश की घरेलू सीमा के भीतर करते हों। जीएनपी भौगोलिक अवधारणा नहीं होता, बल्कि यह राष्ट्रीय अवधारणा होता है, क्योंकि जीएनपी में केवल देश के नागरिक द्वारा अर्जित आय को शामिल करते हैं, भले ही यह आय देश में हो या देश के घरेलू सीमा के
बाहर विदेशों में हो। जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एनएफआईए। एनएफआईए का मतलब है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय। विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय। तो जीएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस एनएफआईए। एनएफआईए बराबर होता है एक्स माइनस यम, जहाँ पे एक्स है, एक्स बराबर देश के नागरिक जो विदेशों में आय अर्जित करते हैं, और यम बराबर होता है विदेशी जो देश में आय अर्जित करते हैं। तब जीएनपी बराबर हो जाएगा जीडीपी प्लस एनएफआईए। फिर जीएनपी बराबर हो जाएगा जीडीपी प्लस एक्स माइनस यम। फिर जीएनपी बराबर हो जाएगा आईआई प्लस आईएफ प्लस आईए माइनस आईएफ, और आईएफ से आईएफ कट जाएगा तो जीएनपी बराबर हो जाएगा आईआई प्लस आईए। आईआई का मतलब है इंडियन इन इंडिया यानी भारतीय भारत में। आईएफ का मतलब है फॉरेनर इन इंडिया यानी विदेशी भारत में। और आईए का मतलब है इंडियन इन अब्रॉड यानी भारतीय विदेशों में। अब देखते हैं भारत के संदर्भ में अधिकांशतः जीएनपी जीडीपी से कम होता है क्योंकि यम एक्स से ज़्यादा होता है। जैसे माना जीडीपी बराबर 100 रुपये, एक्स बराबर 10, यम बराबर 20, तो जीएनपी बराबर हो जाएगा जीडीपी प्लस एक्स माइनस यम यानी जीएनपी बराबर 100 प्लस 10 माइनस 20 बराबर 100 प्लस माइनस 10 बराबर 100 माइनस 10 यानी जीएनपी बराबर हो जाएगा 90। यानी जीडीपी बड़ा है जीएनपी से जब यम बड़ा हो एक्स से। जब यम बड़ा हो एक्स से तो जीडीपी बड़ा होगा जीएनपी से। अब हम देखते हैं मूल्य ह्रास यानी डिप्रिसिएशन। वस्तु के उत्पादन में होने वाले टूट फूट और घिसावट को मूल्य ह्रास कहा जाता है। यह वस्तु के मूल्य में कमी करता है। कुल 100 पेन का उत्पादन, टूट फूट 10 रुपये, 10 मतलब 10, सकल 100, मूल्य ह्रास -10 यानी शुद्ध नेट निकल के आएगा 90। तो सकल मूल्य ह्रास को निवल या शुद्ध भी बोलते हैं। अब देखते हैं एनडीपी और एनएनपी। एनडीपी का मतलब है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी निवल घरेलू उत्पाद, और एनएनपी का मतलब है नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी निवल राष्ट्रीय उत्पाद। तो जीडीपी जो है, जीडीपी ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन जब निकाल देंगे, ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन बराबर एनडीपी यानी निवल घरेलू उत्पाद, और जीएनपी यानी ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन अगर निकाल देंगे तो एनएनपी मिल जाएगा यानी निवल राष्ट्रीय उत्पाद मिल जाएगा। तो जीडीपी मार्केट प्राइस, फिर जीएनपी मार्केट प्राइस, तो जीएनपी मार्केट प्राइस बराबर जीडीपी प्लस एनएफआईए। एनएनपी मार्केट प्राइस बराबर जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। फिर एनएनपी फैक्टर कॉस्ट यानी कारक लागत बराबर एनएनपी मार्केट प्राइस माइनस कर प्लस सब्सिडी। तो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट जो है इसी को राष्ट्रीय आय बोला जाता है। ठीक, एनएनपी कारक लागत को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय का अर्थ है एक वित्तीय वर्ष में देश के नागरिकों द्वारा अर्जित कुल कारक आय को कहा जाता है। तो इस प्रकार लेक्चर नंबर 9 भारतीय अर्थव्यवस्था का यहीं पे समाप्त होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था क्लास 10 जीडीपी और राष्ट्रीय आय से संबंधित फार्मूला, जिसमें पहला फार्मूला है घरेलू प्लस एनएफआईए बराबर राष्ट्रीय यानी जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एनएफआईए। दूसरा फार्मूला है अप्रत्यक्ष कर
माइनस सब्सिडी बराबर निवल अप्रत्यक्ष कर। तीसरा फार्मूला है बाजार मूल्य बराबर कारक लागत प्लस निवल अप्रत्यक्ष कर। चौथा फार्मूला है जीडीपी से जीडीपी मार्केट प्राइस बराबर जीडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस निवल अप्रत्यक्ष कर। जीडीपी फैक्टर कॉस्ट बराबर हो जाएगा जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर। पांचवा है जीएनपी से संबंधित फार्मूला जीएनपी मार्केट प्राइस बराबर जीडीपी मार्केट प्राइस प्लस एनएफआईए। जीएनपी फैक्टर कॉस्ट बराबर हो जाएगा जीडीपी मार्केट प्राइस प्लस एनएफआईए माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर। छठवां है एनडीपी से राष्ट्रीय आय की गणना का फार्मूला। तो एनडीपी से राष्ट्रीय आय की गणना के फार्मूला में है एनडीपी मार्केट प्राइस बराबर जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस मूल्य ह्रास। एनडीपी फैक्टर कॉस्ट बराबर हो जाएगा जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस मूल्य ह्रास माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर। और एनएनपी फैक्टर कॉस्ट बराबर हो जाएगा जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस मूल्य ह्रास माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर प्लस एनएफआईए। तो ये जो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट है इसी को राष्ट्रीय आय बोला जाता है। यानी जब हम डोमेस्टिक में से नेशनल में जाएंगे तो हम एनएफएस से जोड़ देंगे। ठीक। सातवां पॉइंट है एनएनपी से राष्ट्रीय आय की गणना करना। तो एनएनपी मार्केट प्राइस बराबर जीएनपी मार्केट प्राइस माइनस मूल्य ह्रास। जीएनपी मार्केट प्राइस बराबर जीडीपी मार्केट प्राइस प्लस एनएफआईए माइनस मूल्य ह्रास। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट बराबर जीडीपी मार्केट प्राइस प्लस एनएफआईए माइनस मूल्य ह्रास माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर। तो जो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट है यही राष्ट्रीय आय है। उसके बाद उसी में है एनडीपी मार्केट प्राइस। फिर एनडीपी फैक्टर कॉस्ट बराबर जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस मूल्य ह्रास माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर। एनडीपी मार्केट प्राइस बराबर जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस मूल्य ह्रास। अब हम देखते हैं प्रति व्यक्ति आय यानी पीसीआई पर कैपिटा इनकम। जब देश की कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। प्रति व्यक्ति आय बराबर कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। प्रति व्यक्ति आय की गणना दो प्रकार से की जाती है। पहला आधार वर्ष के मूल्य में और दूसरा चालू मूल्य में। आधार वर्ष के मूल्य में जिसे स्थिर मूल्य में प्रति व्यक्ति और वास्तविक प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। दूसरा चालू मूल्य में प्रति व्यक्ति आय में प्रति व्यक्ति आय में जिसे मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय हमेशा वास्तविक प्रति व्यक्ति आय से अधिक होता है क्योंकि वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में मुद्रास्फीति शामिल नहीं होता, जबकि मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय में मुद्रास्फीति शामिल होता है। मुद्रास्फीति बराबर मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय माइनस वास्तविक प्रति व्यक्ति आय। ये जो है ये पीटी 2013 में पूछा भी गया है। मुद्रास्फीति बराबर मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय माइनस वास्तविक प्रति व्यक्ति आय। वर्ष 2022-23 में भारत का मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय लगभग 1,72,000 रुपये है, जो वर्ष 2014-15 की तुलना में लगभग 2 गुना है। लगभग 100% की वृद्धि हुई है। प्रति व्यक्ति आय औसतन के रूप में निकाला जाता है, जो औसतन सालाना प्रति व्यक्ति आय होता है। भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि लगभग 100% हुआ है 2014-15 की तुलना में 2022-23 में, किंतु यह वृद्धि अपवर्जित रहा है, अर्थात इस वृद्धि का लाभ जनसंख्या के
कुछ प्रतिशत को ही प्राप्त हो पाया है तथा अधिकांश जनसंख्या इससे वंचित रही है। इस प्रकार इसने अर्थव्यवस्था में आर्थिक असमानता को बढ़ाया है, जहां धनी और ज़्यादा धनी और गरीब और अधिक गरीब हुए हैं, जिससे धनी और निर्धन के बीच आर्थिक असमानता की खाई बढ़ी है। उपर्युक्त चुनौती को दूर करने के लिए तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि का लाभ जनसंख्या में शामिल हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सरकार वर्तमान में समावेशी विकास पर जोर दे रही है। समावेशी विकास, जो सबका साथ सबका विकास की अवधारणा पर आधारित है, यह ऐसा विकास है जहां सभी लोग, गरीब और अमीर, सभी भौगोलिक क्षेत्र, ग्रामीण और शहरी, और सभी आर्थिक क्षेत्र, कृषि, उद्योग और सेवा विकास के क्रम में भागीदारी करते हैं और अर्थव्यवस्था का विकास करते हैं, जिसका लाभ जनसंख्या में शामिल हर व्यक्ति को प्राप्त होता है। यदि किसी अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जाती है तो यह अनिवार्य नहीं है कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगा, जब तक कि जनसंख्या को नियंत्रित न कर दिया जाए। जनसंख्या वृद्धि प्रति व्यक्ति आय को प्रभावित कर सकती है। अब हम देखते हैं व्यक्तिक आय यानी पर्सनल इनकम और व्यक्तिक प्रयोज्य आय यानी पर्सनल डिस्पोजल इनकम यानी पीडीआई, पर्सनल डिस्पोजल इनकम, और पर्सनल इनकम यानी पीआई। व्यक्तिक आय बराबर राष्ट्रीय आय माइनस अवितरित लाभ माइनस परिवार द्वारा ब्याज का भुगतान माइनस निगम कर प्लस हस्तांतरित भुगतान। फिर से बोलूँगा, व्यक्तिक आय बराबर राष्ट्रीय आय माइनस अवितरित लाभ माइनस परिवार द्वारा ब्याज का भुगतान माइनस निगम कर प्लस हस्तांतरित भुगतान। अब हम देखते हैं हस्तांतरित भुगतान यानी ट्रांसफर पेमेंट। हस्तांतरित भुगतान वह भुगतान होता है जो सरकार द्वारा किया जाता है। यह राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि यह भुगतान एक तरफा होता है, जैसे उपहार, चंदा, छात्रवृत्ति, बेरोजगारी भत्ता, वृद्धावस्था पेंशन। सेवानिवृत्ति पेंशन को हस्तांतरित भुगतान में शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि यह एक तरफा नहीं होता। यहाँ कर्मचारी को सेवानिवृत्ति होने से पूर्व उसके द्वारा दी गई सेवाओं के लिए पेंशन दिया जाता है, इसलिए इसे राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। व्यक्तिक आय और राष्ट्रीय आय में अंतर। राष्ट्रीय आय में हस्तांतरित भुगतान को शामिल नहीं किया जाता, जबकि व्यक्तिक आय में शामिल किया जाता है। अब देखते हैं व्यक्तिक प्रयोज्य आय। व्यक्तिक प्रयोज्य आय बराबर व्यक्तिक आय माइनस प्रत्यक्ष कर। इस प्रकार यह वह आय होता है जिसे कोई भी व्यक्ति खर्च करने अथवा बचत करने के लिए स्वतंत्र होता है। जीडीपी मार्केट प्राइस, फिर जीएनपी मार्केट प्राइस। जीएनपी मार्केट प्राइस बराबर जीडीपी मार्केट प्राइस प्लस एनएफआईए। जीएनपी मार्केट प्राइस बराबर जीएनपी, एनएनपी मार्केट प्राइस बराबर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट बराबर एनएनपी मार्केट प्राइस माइनस निवाला अप्रत्यक्ष कर। उसके बाद फिर पर्सनल इनकम यानी व्यक्तिक आय, फिर उसके बाद आता है व्यक्तिक प्रयोज्य आय यानी पीडीआई। अब देखते हैं जीडीपी और नेशनल इनकम की गणना में निम्नलिखित को शामिल नहीं किया जाता है। जीडीपी और नेशनल इनकम की गणना में निम्नलिखित को शामिल नहीं किया जाता है। पहला है मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य,
दूसरा पुरानी वस्तु का मूल्य, तीसरा हस्तांतरित भुगतान, चौथा शेयर और बॉन्ड की विक्रय में वृद्धि, और पांचवा जुआ, सट्टा और लॉटरी से प्राप्त धन, और छठा है अवैध या काला धन। फिर से बोलता हूँ, किसे नहीं शामिल किया जाता है जीडीपी और एनआई की गणना में? मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य, पुरानी वस्तु का मूल्य, हस्तांतरित भुगतान, शेयर और बॉन्ड की विक्रय से प्राप्ति, जुआ, सट्टा और लॉटरी से प्राप्त धन, अवैध या काला धन। अब हम देखते हैं भारत का जीडीपी। भारत का वर्तमान जीडीपी 2022-23 मौद्रिक जीडीपी लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर है। मौद्रिक जीडीपी के आधार पर भारत वर्तमान में विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। पहला है अमेरिका, लगभग 24 ट्रिलियन डॉलर। दूसरा है चीन, लगभग 18 ट्रिलियन डॉलर। तीसरा है जापान, लगभग 5 ट्रिलियन डॉलर। चौथा है जर्मनी, लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर। पांचवा है भारत, लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर। और छठा है ब्रिटेन, लगभग 2.6 ट्रिलियन डॉलर। वर्ष 2022-23 में वैश्विक जीडीपी लगभग 100 ट्रिलियन डॉलर के पार चला गया है। उपर्युक्त 5 अर्थव्यवस्था मिलकर पूरे विश्व का लगभग 50% जीडीपी में योगदान देती हैं। अमेरिका और चीन मिलकर लगभग 40% का योगदान दे रही है। अमेरिका 24 ट्रिलियन डॉलर, भारत 3 ट्रिलियन डॉलर, चीन 18 ट्रिलियन डॉलर। यानी चीन की जीडीपी भारत के 6 गुना ज़्यादा है और अमेरिका का जीडीपी भारत के 8 गुना ज़्यादा है। भारत की वर्तमान जीडीपी लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025-26 तक 5 ट्रिलियन डॉलर तक है। इसे ही संभाव्य जीडीपी यानी पोटेंशियल जीडीपी कहा जाता है। वर्तमान में समृद्धि दर लगभग 6 से 7% है। रूल बाई 72 के अनुसार, रूल बाई 72 के अनुसार यदि भारत की जीडीपी वृद्धि दर प्रति वर्ष लगभग 7 से 8% भी रहा तो जीडीपी को दोगुना होने में लगभग 9 साल का समय लगेगा। यानी 72/8 = 9 वर्ष, जबकि सरकार इसे लगभग 3 से 4 वर्षों में दोगुना करना चाहती है। रूल बाई 72 के अनुसार आवश्यक वृद्धि दर बराबर 72/4 = 18%। विश्व का यह अनुमान है कि वैश्विक जीडीपी वर्ष 2050 तक बढ़कर लगभग 180 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा, किंतु यह वैश्विक तापमान में वृद्धि करेगा, जिसका पूरे विश्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अतः सतत विकास पर जोर दिया जा रहा है, जिसे पर्यावरणीय अनुकूल विकास कहा जाता है। हरित जीडीपी यानी ग्रीन जीडीपी सतत विकास का ही एक भाग है। अब हम देखते हैं हरित जीडीपी। जब कुल जीडीपी में से उससे होने वाले पर्यावरण नुकसान को घटा देते हैं तो ग्रीन जीडीपी प्राप्त होता है। माना जीडीपी बराबर 100 रुपये, इससे पर्यावरण को नुकसान 10 रुपये, तो ग्रीन जीडीपी बराबर 100 - 10 = 90 रुपया। तो इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था का लेक्चर नंबर 10 यहीं पे समाप्त होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था क्लास 11, जीडीपी या राष्ट्रीय आय की गणना विधि। जीडीपी या राष्ट्रीय आय की 3 गणना विधि होती है। पहला है उत्पाद विधि यानी प्रोडक्ट मेथड, इसे सकल मूल्यवर्धन यानी जीवीए कहा जाता है। दूसरा है आय विधि यानी इनकम मेथड, और तीसरा है व्यय विधि यानी एक्सपेंडिचर मेथड। अब हम उत्पादन के कारक देखेंगे, फिर कारक लागत देखेंगे जो कि उद्यम का होता है,
फिर कारक आय जो कि प्राप्तकर्ता का होता है। तो उत्पादन के कारक जैसे श्रम है तो उद्यम का कारक लागत वेतन होगा और प्राप्तकर्ता का कारक आय वेतन होगा। उत्पादन के कारक अगर पूंजी है तो उद्यम का कारक लागत ब्याज होगा और प्राप्तकर्ता का कारक आय ब्याज होगा। उत्पादन के कारक अगर भूमि है तो उद्यम का कारक लागत किराया होगा और प्राप्तकर्ता का कारक आय किराया होगा। उत्पादन के कारक अगर उद्यमी है तो उद्यम का कारक लागत लाभ होगा और प्राप्तकर्ता का कारक आय लाभ होगा। तो इस प्रकार कुल कारक लागत बराबर कुल कारक आय होता है। कुल कारक लागत में जब निवल अप्रत्यक्ष कर जोड़ देते हैं तब जीडीपी की गणना कर सकते हैं और इसे उत्पाद विधि बोला जाता है। और जब कुल कारक आय में निवल अप्रत्यक्ष कर जोड़ देते हैं तो जीडीपी की गणना कर सकते हैं और इस विधि को आय विधि कहा जाता है। यानी उत्पाद विधि में जीडीपी की गणना कैसे होगी? उत्पाद विधि में जीडीपी बराबर कुल कारक लागत प्लस निवल अप्रत्यक्ष कर और आय विधि में जीडीपी बराबर कुल कारक आय प्लस निवल अप्रत्यक्ष कर और कुल कारक आय बराबर वेतन प्लस किराया प्लस लाभ प्लस ब्याज। अब हम 3 शब्द देखेंगे। एक तो है मजदूरी यानी वेजेस, दूसरा है वेतन यानी सैलरी और तीसरा है कर्मचारी को क्षतिपूर्ति यानी एम्प्लॉय कंपनसेशन। वेतन केवल मासिक आधार पर दिया जाता है। इसे संगठित श्रमिकों को दिया जाता है जिन्हें व्हाइट कॉलर श्रमिक कहा जाता है। अब देखते हैं मजदूरी इसे दैनिक, साप्ताहिक या मासिक आधार पर दिया जा सकता है। इसे असंगठित श्रमिक को दिया जाता है जिन्हें ब्लू कॉलर श्रमिक कहा जाता है। भारत में लगभग 85% ब्लू कॉलर श्रमिक हैं। अब देखते हैं कर्मचारी को क्षतिपूर्ति। यह एक व्यापक अवधारणा है जिनमें वेतन, मजदूरी के साथ साथ श्रमिकों को दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा जैसे बीमा, पेंशन को भी शामिल किया जाता है। अतः भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में वेतन या मजदूरी के स्थान पर कर्मचारी को क्षतिपूर्ति का प्रयोग करना अधिक उपयुक्त होगा। हम तीसरा देखते हैं व्यय विधि। तो जीडीपी या राष्ट्रीय आय की गणना की सबसे महत्वपूर्ण व्यय विधि मानी जाती है। जीडीपी या राष्ट्रीय आय की गणना की सबसे महत्वपूर्ण व्यय विधि मानी जाती है। अब हम देखते हैं आय का चक्रीय प्रवाह यानी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सबसे पहले 3 को देखते हैं। एक सरकार, निजी कंपनी या फर्म और तीसरा परिवार। तो निजी कंपनी या फर्म सरकार से वस्तु और सेवा या सब्सिडी लेती है और सरकार को कर देती है। निजी कंपनी या फर्म परिवार से उत्पादन के कारक लेता है और परिवार को वस्तु और सेवा देता है। परिवार सरकार से सब्सिडी या उत्पादन के कारक लेता है और सरकार को कर देता है। अगर एक चौथा कारक हम देख लें, बाह्य क्षेत्र। तो निजी कंपनी या फर्म बाह्य क्षेत्र से निर्यात करता है और बाह्य क्षेत्र को आयात भी करता है और परिवार बाह्य क्षेत्र से विदेशों में जाते हैं। बाह्य क्षेत्र यानी विदेशों में जाते हैं और परिवार बाह्य क्षेत्र से यानी देश में भी विदेशी आते हैं। ठीक, तो अब हम देखते हैं अर्थव्यवस्था के एजेंट। तो अर्थव्यवस्था के 3 एजेंट हैं, सरकार, निजी कंपनी और परिवार। जब सरकार खर्च करती है तो उसे GFCE यानी गवर्नमेंट फाइनल
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी सरकार अंतिम उपभोग खर्च बोला जाता है। जब निजी कंपनी खर्च करती है तो उसे निवेश खर्च यानी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोला जाता है, और जब परिवार खर्च करती है तो उसे PFCE यानी प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर यानी परिवार अंतिम उपभोग खर्च बोला जाता है। परिवार लगभग 50 से 60% खर्च अकेले परिवार या PFCE द्वारा किया जाता है। खर्च दो प्रकार का होता है, उपभोग खर्च और निवेश खर्च। उपभोग खर्च वस्तु और सेवा के उपभोग या उपयोग से संबंधित होता है। इससे कोई संपत्ति का निर्माण नहीं होता है, जबकि निवेश खर्च से संपत्ति का निर्माण होता है। इसलिए अर्थव्यवस्था के लिए हमेशा निवेश खर्च अधिक उपयुक्त होता है। अगर जो निर्यात करते हैं वो GDP में शामिल है और आयात GDP में शामिल नहीं होता है। व्यय विधि से GDP या राष्ट्रीय आय की गणना के लिए अर्थशास्त्री जॉन कीन्स ने एक सूत्र दिया है। व्यय विधि से GDP या राष्ट्रीय आय की गणना के लिए अर्थशास्त्री जॉन कीन्स ने एक सूत्र दिया है। ये भी पूछा गया है PT में, y बराबर C प्लस I प्लस G प्लस x माइनस यम। y बराबर C प्लस I प्लस G प्लस x माइनस यम। y हो जाएगा GDP या राष्ट्रीय आय, C हो जाएगा कंजप्शन यानी PFCE यानी परिवार का, I बराबर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यानी निवेश कर यानी निजी कंपनी का, G बराबर GFCE यानी गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, X हो जाएगा एक्सपोर्ट यानी निर्यात, और यम हो जाएगा इंपोर्ट यानी आयात। तो भारत में GDP की गणना में उत्पाद विधि बराबर आय विधि बराबर व्यय विधि, ठीक है। GDP की गणना में उत्पाद विधि बराबर आय विधि बराबर व्यय विधि। वर्तमान में NSO GDP या राष्ट्रीय आय की गणना में उत्पाद विधि और व्यय विधि के मिश्रण का उपयोग करता है। भारत में राष्ट्रीय आय का इतिहास। अब हम देखते हैं भारत में राष्ट्रीय आय का इतिहास। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना 1868 में दादा भाई नौरोजी द्वारा उनकी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया गया। उन्होंने भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना 20 रुपये की। भारत में पहली बार वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना 1931-32 में VKRV राव द्वारा किया गया। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को पहली बार दो क्षेत्रों में विभाजित किया, प्राथमिक और द्वितीयक, तथा इस आधार पर उन्होंने राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना की। उनके अनुसार भारत के प्रति व्यक्ति आय 62 रुपये निकाला गया। आज़ादी के बाद भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए DR गाडगिल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति बनाई गई, जिसमें आज़ादी के बाद पहली बार भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की। इस समिति ने प्रति व्यक्ति आय की गणना 225 रुपये निकाला। 1951 में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए CSO की स्थापना की गई। CSO ने पहली बार 1955 में देश में राष्ट्रीय आय की गणना की। वर्ष 2019 में CSO का विलय NSO में कर दिया गया। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय
और प्रति व्यक्ति आय की गणना एनएसओ द्वारा की जाती है। अब हम देखते हैं समृद्धि दर यानी ग्रोथ रेट। जीडीपी वृद्धि दर को ही समृद्धि दर कहा जाता है। पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में जीडीपी में एक समान तिमाही होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को जीडीपी वृद्धि दर कहा जाता है। यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। जैसे उदाहरण है, माना वर्ष 2021-22 में जीडीपी क्वार्टर 3 का 100 रुपये, वर्ष 2022-23 में जीडीपी क्वार्टर 3 का 110 रुपये। तो जीडीपी समृद्धि दर 2022-23 के क्वार्टर 3 का बराबर हो जाएगा 110 माइनस 100 बटे 100 गुणे 100 बराबर 10%। फिर एक उदाहरण, जैसे माना वर्ष 2021-22 में जीडीपी क्वार्टर 2 बराबर 100 रुपये, वर्ष 2022-23 में जीडीपी क्वार्टर 2 बराबर 90 रुपये। तो समृद्धि दर 2022-23 में क्वार्टर 2 का बराबर 90 माइनस 100 बटे 100 गुणे 100 बराबर माइनस 10%। अब हम कुछ शब्द देखेंगे, फिर उसका अर्थ देखेंगे। जैसे है अर्थव्यवस्था में मेल्ट डाउन यानी मेल्ट डाउन, अर्थव्यवस्था में समृद्धि या तेजी यानी ग्रोथ, अर्थव्यवस्था में सुस्ती यानी स्लो डाउन, अर्थव्यवस्था में मंदी यानी रिसेशन, अर्थव्यवस्था में महामंदी यानी डिप्रेशन, अर्थव्यवस्था में रिकवरी और अर्थव्यवस्था में समृद्धि चक्र यानी वर्चुअस साइकिल। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं मेल्ट डाउन। अर्थव्यवस्था में मेल्ट डाउन। मेल्ट डाउन अर्थव्यवस्था में वह स्थिति होती है जब शेयर बाजार में वृद्धि के बाद लंबे समय तक गिरावट आती है। जैसे वर्ष 2008 में अमेरिका में मंदी के परिणाम स्वरूप भारत के शेयर बाजार में मेल्ट डाउन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। मंदी क्या है? मंदी का मतलब है जब जीडीपी नीचे जा रहा हो, संकुचित और जीडीपी वृद्धि दर नकारात्मक। मंदी मतलब संकुचित, जीडीपी संकुचित और जीडीपी वृद्धि दर नकारात्मक। समृद्धि का मतलब है जीडीपी बढ़ रहा हो और जीडीपी वृद्धि दर भी बढ़ रहा हो। सुस्ती का मतलब है जीडीपी तो बढ़ रहा हो लेकिन धीमी गति से, जीडीपी बढ़ रहा हो धीमी गति से और जीडीपी वृद्धि दर कम हो रहा हो तो वो सुस्ती है। जीडीपी जब बढ़ रहा हो तो उसे ग्रोथ कहते हैं, जब नीचे जाने लगता है तो सुस्ती कहते हैं, और जब नीचे चला जाता है तो मंदी कहते हैं, और जब एकदम नीचे चला जाता है तो महामंदी कहते हैं। जीडीपी की रिकवरी मंदी से भी हो सकती है और महामंदी से भी हो सकती है। समृद्धि यानी ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? अर्थव्यवस्था में समृद्धि का अर्थ, अर्थव्यवस्था में समृद्धि का अर्थ है जब जीडीपी की वृद्धि दर में लगातार बढ़ोतरी होती है, जब जीडीपी की वृद्धि दर में लगातार बढ़ोतरी होती है। यहाँ जीडीपी का आकार भी बढ़ता है। जैसे क्वार्टर 1 में 4%, क्वार्टर 2 में 4.5%, क्वार्टर 3 में 5% और क्वार्टर 4 में 6%। अब देखते हैं सुस्ती यानी स्लो डाउन। तो सुस्ती क्या है? अर्थव्यवस्था में सुस्ती का अर्थ है जब जीडीपी वृद्धि दर कम होने लगे किंतु यह नकारात्मक नहीं होता। जीडीपी में धीमी गति से वृद्धि होती है। सुस्ती मंदी का आहट हो सकता है। जैसे क्वार्टर 1 में 5%, क्वार्टर 2 में 4.5%, क्वार्टर 3 में 4% और क्वार्टर 4 में 3.5%। भारत में कोरोना महामारी से पहले वर्ष 2019-20 में अर्थव्यवस्था में सुस्ती का दौर था। अब हम देखते हैं मंदी। अर्थव्यवस्था में मंदी का अर्थ है जब जीडीपी वृद्धि दर लगातार 2 तिमाही यानी लगातार 6 महीने नकारात्मक हो जाए तो अर्थव्यवस्था में
मंदी की स्थिति आ जाती है। मंदी में जीडीपी का आकार संकुचित होता है और जीडीपी वृद्धि दर भी नकारात्मक हो जाता है। वर्ष 2020-21 में भारत में कोरोना महामारी के परिणाम स्वरूप जीडीपी वृद्धि दर क्वार्टर 1 में -24%, क्वार्टर 2 में -7.5%। इसलिए वर्ष 2020-21 में भारत मंदी की चपेट में आ गया था। अब हम देखते हैं महामंदी। विश्व में केवल एक बार महामंदी वर्ष 1929 में आया था, जहां अमेरिका सहित पूरा विश्व महामंदी की चपेट में था। महामंदी तब आता है जब नंबर 1 जीडीपी वृद्धि दर लगातार 3 तिमाही नकारात्मक हो जाए और नंबर 2 जीडीपी के आकार में 10% या उससे अधिक घट जाए और नंबर 3 है बेरोजगारी दर में तेजी से वृद्धि हो। तो इसी के साथ लेक्चर नंबर 11 भारतीय अर्थव्यवस्था का यहीं पर समाप्त होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था क्लास 12 समृद्धि चक्र यानी वर्चुअस साइकिल। तो अगर समृद्धि दर बढ़ेगा तो इसका मतलब है जीडीपी वृद्धि दर बढ़ेगा, जीडीपी वृद्धि दर बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो आय बढ़ेगा, आय बढ़ेगा तो मांग बढ़ेगा, मांग बढ़ेगा तो उत्पादन वर्ग उत्पादन ज़्यादा करेंगे, जब उत्पादन वर्ग उत्पादन ज़्यादा करेंगे, उत्पादक वर्ग उत्पादन ज़्यादा करेगा तो समृद्धि दर ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा। तो इसे ही वर्चुअस साइकिल कहा जाता है। वहीं है एक विशियस साइकिल। विशियस साइकिल का मतलब है जब समृद्धि दर कम होता है तो जीडीपी वृद्धि दर भी कम होता है, तब जीडीपी कम होता है, फिर उत्पादन कम होता है, फिर रोजगार कम होता है, फिर आय कम हो जाती है, फिर मांग कम हो जाती है और उत्पादक वर्ग उत्पादन कम कर देता है, जिससे समृद्धि दर भी कम हो जाती है। तो इसे विशियस साइकिल कहते हैं। अब हम देखते हैं अर्थव्यवस्था में रिकवरी। अर्थव्यवस्था में रिकवरी जेड आकार, वी आकार, यू आकार, डब्ल्यू आकार, एल आकार और के आकार। तो के आकार रिकवरी ज़्यादा जरूरी है और वी आकार रिकवरी ये पूछा जा चुका है मेंस 2021 में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जेड आकार रिकवरी, इसे पेंटअप डिमांड भी कहते हैं। जेड आकार रिकवरी को पेंटअप डिमांड भी। जब लोगों के पास खर्च करने का सामर्थ्य होता है किंतु परिस्थितिवश जैसे लॉकडाउन के कारण लोग खर्च करने में असमर्थ होते हैं, इस प्रकार के डिमांड को पेंटअप डिमांड कहते हैं। जेड आकार की रिकवरी का मुख्य कारण पेंटअप डिमांड ही होता है। यह अल्पकालिक रिकवरी होता है तथा इसे सबसे तीव्र रिकवरी कहा जाता है। यहाँ लोग बेरोजगार नहीं होते तथा खर्च करने के लिए उनके पास पर्याप्त धन भी होता है। इसलिए परिस्थिति अनुकूल होने पर वे भविष्य की अनिश्चितता को देखते हुए बाजार में अत्यधिक खर्च करने लगते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार होता है। इसे ही जेड आकार की रिकवरी कहा जाता है। अब हम देखते हैं वी आकार की रिकवरी। यह अल्पकालिक रिकवरी होती है। जब अर्थव्यवस्था में किसी विशेष परिस्थिति कोरोना महामारी के कारण में जीडीपी में गिरावट आने लगता है तथा जीडीपी समृद्धि नकारात्मक होने से अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ जाता है, तब अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकालने के लिए सरकार आर्थिक पैकेज की घोषणा करती है, जिससे मांग में बढ़ोतरी होने से अर्थव्यवस्था में रिकवरी आ जाता है। इसे ही वी आकार रिकवरी कहा जाता है।
यहाँ लोगों की नौकरी नहीं जाती बल्कि उनके वेतन में कटौती कर दी जाती है, जिससे मांग में कमी आ जाती है। भारत के संदर्भ में, अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो वर्ष 2020-21 में कोरोना महामारी और देशव्यापी लॉकडाउन के कारण जीडीपी वृद्धि दर पहले तिमाही -24%, दूसरे तिमाही -7.5%, लगातार 2 तिमाही जीडीपी वृद्धि दर नकारात्मक होने से भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2020-21 में मंदी की चपेट में आ गया। जीडीपी व्यय विधि के अनुसार जीडीपी बराबर C+I+G+X-M। मंदी में पारिवारिक उपभोग खर्च में कमी आ जाती है और निजी कंपनी मांग में कमी देखकर अपने निवेश खर्च को कम कर देता है, जिससे मांग में निरंतर कमी आती है और जीडीपी संकुचित होने लगता है। इस परिस्थिति में सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है तथा सरकार द्वारा आर्थिक पैकेज की घोषणा के द्वारा सरकारी खर्च को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। अतः सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर भारत अभियान के नाम से आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई। साथ ही केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों में कमी करके बैंकों के लोन या उधार को सस्ता करने का प्रयास किया गया। इसका उद्देश्य था अर्थव्यवस्था में मांग में वृद्धि कर उत्पादक वर्ग को अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही उत्पादक वर्ग को उत्पादन बढ़ाने के लिए PLI योजना को शुरू किया गया और उन्हें करों में छूट दी गई। इससे अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ा तथा तीसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर नकारात्मक वृद्धि दर से सकारात्मक हो गया। अर्थव्यवस्था में इस रिकवरी को V आकार की रिकवरी कहा गया। अब एक क्वेश्चन है, क्या आप सहमत हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था हाल ही में V आकार के पुनरुत्थान का अनुभव किया है? कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। 250 शब्द में लिखना है, जो कि अभी हमने देख भी लिया। अब हम देखते हैं U आकार रिकवरी। यह अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक रिकवरी होता है। इसका मुख्य कारण सरकार द्वारा समय पर आर्थिक पैकेज की घोषणा न करना तथा सुधार को लागू करने में विलंब करना। यहाँ लोगों के रोजगार जाते हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ती है तथा अधिकांश लोग अपने बचत पर ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इसे U आकार रिकवरी कहा जाता है। अब देखते हैं W आकार रिकवरी। W आकार की रिकवरी को डबल डिप मंदी भी कहा जाता है। W आकार की रिकवरी को डबल डिप मंदी भी कहा जाता है। W बराबर V+V। यहाँ अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकालने के लिए सरकार आर्थिक पैकेज की घोषणा करती है, जिससे अर्थव्यवस्था में सुधार होता है, किंतु पुनः कोरोना की दूसरी लहर से और राज्यव्यापी लॉकडाउन से पुनः आर्थिक गतिविधि प्रभावित होती है तथा जीडीपी वृद्धि दर में कमी आने लगती है। इस दौरान सरकार द्वारा चलाए गए मुफ्त टीकाकरण अभियान का आर्थिक गतिविधि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा, जिससे अर्थव्यवस्था में पुनः सुधार हुआ। इसे ही W आकार रिकवरी कहा गया। W आकार रिकवरी दीर्घकालिक रिकवरी मानी जाती है। अब देखते हैं L आकार रिकवरी। यह सबसे खतरनाक रिकवरी होती है। यह सबसे खतरनाक रिकवरी
अर्थव्यवस्था में मानी जाती है, जहां सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज और केंद्रीय बैंक द्वारा घोषित मौद्रिक नीति मंदी को दूर करने में अप्रभावी हो जाते हैं तथा बेरोजगारी दर में तेजी से वृद्धि होती है। अतः यहाँ रिकवरी के लिए सरकार को संभवतः अपने आर्थिक नीति में परिवर्तन करना पड़ जाता है। अब हम देखते हैं के आकार रिकवरी। के आकार रिकवरी में क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी के बाद अपने सुधार के क्रम में के आकार की रिकवरी से गुजर रही है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। साथ ही यह स्पष्ट कीजिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कौन सी अर्थव्यवस्था अच्छी है, के आकार की रिकवरी अथवा वी आकार की रिकवरी। तो इसके उत्तर में है, अर्थशास्त्रियों का मत है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कोरोना महामारी के समय आई मंदी में सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज यानी आत्मनिर्भर भारत अभियान के कारण अर्थव्यवस्था में रिकवरी हुई, किंतु यह रिकवरी समावेशी न होकर अपवर्जित रहा। अर्थात आर्थिक पैकेज का लाभ अधिकांशतः बड़े और संगठित उद्योगों को प्राप्त हुआ, जिससे उनका निष्पादन अधिक बेहतर हुआ, जबकि अधिकांश असंगठित क्षेत्र इस आर्थिक पैकेज के लाभ से वंचित रह गए, जिससे उनके निष्पादन में अधिक गिरावट आई। इसे ही के आकार की रिकवरी कहा जाता है, जो आर्थिक असमानता को बढ़ाता है। अर्थात धनी और निर्धन और अधिक धनी और निर्धन और अधिक निर्धन होते हैं। अब हम देखते हैं पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी यानी क्रय शक्ति क्षमता, जो कि पीटी 2019 में पूछा गया है। पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी यानी क्रय शक्ति क्षमता। पीपीपी के अनुसार यानी क्रय शक्ति क्षमता के अनुसार या पीपीपी के आधार पर भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा देश है। पहला चीन है 27 ट्रिलियन डॉलर, दूसरा अमेरिका है 24 ट्रिलियन डॉलर और तीसरा भारत है लगभग 11 ट्रिलियन डॉलर। पीपीपी की गणना विश्व बैंक द्वारा डॉलर मुद्रा में किया जाता है। इसके परिभाषा में है, एक समान वस्तु और सेवा के संदर्भ में किन्हीं दो देशों की मुद्राओं की क्रय शक्ति क्षमता की तुलना पीपीपी के द्वारा किया जाता है। एक समान वस्तु और सेवा के संदर्भ में किन्हीं दो देशों की मुद्राओं की क्रय शक्ति क्षमता की तुलना पीपीपी के द्वारा किया जाता है। जैसे उदाहरण है, माना एक बिसलरी का बोतल भारत में 20 रुपये, एक बिसलरी का बोतल अमेरिका में $1। इस प्रकार बिसलरी बोतल के संदर्भ में $1 बराबर 20 रुपये। इसे ही पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी कहा जाता है, जबकि विनिमय दर वर्तमान में $1 बराबर 80 रुपये है। पीपीपी में जीडीपी का आकार, तो अमेरिका और भारत, तो बिसलरी बोतल $1, भारत में 20 रुपये, $1 80 रुपये का विनिमय दर है। अमेरिका का जीडीपी बराबर विनिमय दर बटे बिसलरी बोतल का मूल्य बराबर $1 बटे $1 बराबर $1। भारत का जीडीपी बराबर 80 रुपये बटे 20 रुपये बराबर 4 बोतल। इस प्रकार पीपीपी में भारत के जीडीपी का आकार अधिक विस्तृत है। पीपीपी की गणना पद्धति अत्यंत जटिल होने के कारण इसकी गणना वार्षिक न होकर विभिन्न समय अंतराल में होता है। अब हम देखते हैं बचत, सेविंग, निवेश, इन्वेस्टमेंट
और एंड पूंजी निर्माण कैपिटल फॉर्मेशन, बचत, निवेश और पूंजी निर्माण। बचत आय का वह भाग होता है जिसे भविष्य में खर्च करने के लिए संग्रहित किया जाता है। बचत बराबर आय माइनस उपभोग खर्च। माना आय बराबर 100 रुपये, उपभोग खर्च 40 रुपये, बचत बराबर 100 माइनस 40 बराबर 60 रुपये। बचत दो प्रकार का होता है, भौतिक बचत और वित्तीय बचत। भौतिक बचत जैसे सोना, गुल्लक, जमीन अथवा घर के रूप में रखना। वित्तीय बचत जैसे बैंक, शेयर या बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, बीमा, पेंशन के रूप में रखना। भौतिक बचत उत्पादन या जीडीपी में प्रत्यक्ष योगदान नहीं देता है। वित्तीय बचत उत्पादन या जीडीपी में प्रत्यक्ष योगदान देता है। जैसे बचत 60 रुपये का है तो बैंक में रख दी, यानी वित्तीय बचत 60 रुपये, तो बैंक कंपनी का दे 60 रुपये, तो कंपनी मशीन करे, फिर उत्पादन क्षमता बढ़े, फिर उत्पादन बढ़े, फिर जीडीपी बढ़ेगा। इस प्रकार किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए भौतिक बचत की तुलना में वित्तीय बचत अधिक महत्वपूर्ण होता है। किंतु भारत में भौतिक बचत लगभग 2/3 यानी 67% और वित्तीय बचत लगभग 1/3 यानी 33% है। तो इस प्रकार लेक्चर नंबर 12 अर्थव्यवस्था का यहीं पर समाप्त होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था क्लास 13। अर्थव्यवस्था में बचत 3 प्रकार से होता है। पहला है सरकारी बचत, दूसरा है पारिवारिक बचत और तीसरा है निजी कंपनी का बचत। उपर्युक्त तीनों बचत को जोड़कर सकल बचत प्राप्त होता है। सकल बचत में सबसे बड़ा योगदान पारिवारिक बचत का होता है। यह सकल बचत का लगभग 60% होता है। निजी कंपनी का बचत लगभग 20 से 25% का योगदान करता है, जबकि सबसे कम सरकारी बचत जो मात्र 10 से 15% का ही योगदान सकल बचत में करता है। एकल बचत दर ग्रॉस सेविंग रेट GSR सकल बचत दर को हमेशा जीडीपी में व्यक्त किया जाता है। सकल बचत दर बराबर सकल बचत बटे जीडीपी गुणे 100। वर्तमान में भारत का सकल बचत दर लगभग 30% है। इसमें पारिवारिक बचत 18% है। 30% का 60%, 30 गुणे 60 बटे 100 बराबर 18%। निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट। निवेश वह उत्पादक खर्च होता है जो अर्थव्यवस्था में संपत्ति का निर्माण करता है। जैसे आधारभूत संरचना के निर्माण में किया गया खर्च और संपत्ति के निर्माण में किया गया खर्च इत्यादि। निवेश निवेश 2 प्रकार से होते हैं, सार्वजनिक निवेश और निजी निवेश। सार्वजनिक निवेश सरकार द्वारा किया जाता है, सरकार केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दोनों। निजी निवेश 2 प्रकार से, घरेलू निवेश और विदेशी निवेश। घरेलू निवेश भी 2 प्रकार से, परिवार और निजी कंपनी, जबकि विदेशी निवेश 2 प्रकार से, FDI और FPI। FDI का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, और FPI का मतलब है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। निवेश 2 प्रकार से होता है, सार्वजनिक निवेश और निजी निवेश। सार्वजनिक निवेश वह निवेश जो अर्थव्यवस्था में सरकार द्वारा किया जाता है, केंद्र और राज्य सरकार, जिससे देश में संपत्ति का निर्माण हो, उसे सार्वजनिक निवेश कहा जाता है। जैसे आधारभूत ढांचे के निर्माण में खर्च, सामाजिक पूंजी,
जैसे अस्पताल, स्कूल इत्यादि के विकास में खर्च आदि। निजी निवेश, निजी निवेश में परिवार, निजी कंपनी और विदेशी द्वारा किए गए निवेश को शामिल करते हैं। निजी निवेश दो प्रकार का होता है, घरेलू निवेश और विदेशी निवेश। घरेलू निवेश में परिवार और निजी कंपनी के निवेश को शामिल करते हैं जो देश के घरेलू सीमा में स्थित हो। विदेशी निवेश, विदेशी निवेश का मतलब है वह निवेश जो विदेशों, घरेलू सीमा से बाहर से प्राप्त होता है, उसे विदेशी निवेश कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एफडीआई और एफपीआई। एफडीआई दीर्घकालिक विदेशी निवेश होता है जो आधारभूत संरचना का निर्माण करता है, जबकि एफपीआई अल्पकालिक विदेशी निवेश होता है जिसका निवेश शेयर बाजार में होता है। सकल निवेश बराबर सार्वजनिक निवेश प्लस निजी निवेश। सकल निवेश दर बराबर सकल निवेश बटे जीडीपी गुणे 100। भारत का वर्तमान सकल निवेश दर लगभग 30% है जो सकल बचत दर के बराबर है। यह अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर नहीं है क्योंकि निवेश में घरेलू और विदेशी दोनों निवेश शामिल होता है। इस प्रकार निवेश यदि बचत से अधिक नहीं होता है तो इसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था में बचत का रूपांतरण निवेश में नहीं हो पा रहा है, वित्तीय बचत के रूप में। अब हम देखते हैं पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन। सकल निवेश दर बराबर सकल पूंजी निर्माण दर होता है। पूंजी निर्माण, तो पूंजी निर्माण में है किसी भी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय अंतराल, एक निश्चित समय अंतराल का मतलब है 1 वर्ष में, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय अंतराल में अतिरिक्त संपत्ति और क्षमता के निर्माण को पूंजी निर्माण कहा जाता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय अंतराल में अतिरिक्त संपत्ति और क्षमता के निर्माण को पूंजी निर्माण कहा जाता है। माना 1 जनवरी 2022 में देश में कुल मशीन बराबर 100 करोड़ रुपए, 31 दिसंबर 2022 में देश में कुल मशीन बराबर 150 करोड़ रुपए, अतिरिक्त मशीन 50 करोड़, इसे ही पूंजी निर्माण कहा जाता है। पूंजी निर्माण 2 प्रकार का होता है, मानव पूंजी निर्माण और भौतिक पूंजी निर्माण। मानव पूंजी निर्माण, मानव पूंजी निर्माण ये पीटी 2018-19 में पूछा गया है। तो मानव पूंजी के निर्माण का अर्थ है अर्थव्यवस्था में मानव के ज्ञान, कौशल, विकास, शिक्षा के द्वारा उनका अतिरिक्त क्षमता का निर्माण करना, जिसे मानव पूंजी निर्माण कहा जाता है। यह अदृश्य और अगोचर होता है। भौतिक पूंजी निर्माण, अर्थव्यवस्था में जब भौतिक पूंजी के अतिरिक्त निर्माण से अतिरिक्त संपत्ति का निर्माण होता है, अर्थव्यवस्था में जब भौतिक पूंजी के अतिरिक्त निर्माण से अतिरिक्त संपत्ति का निर्माण होता है, जैसे मशीन, भवन, स्कूल, कॉलेज इत्यादि, यह दृश्य और गोचर होता है। मानव पूंजी की तुलना में केवल भौतिक पूंजी का ही मूल्य ह्रास होता है। मानव पूंजी की तुलना में भौतिक पूंजी का विदेशों में संचरण आसान होता है। सामाजिक पूंजी, सामाजिक पूंजी ये भी पीटी 2019 में पूछा गया है। सामाजिक पूंजी का मतलब है किसी भी देश में सामाजिक पूंजी उस देश में लोगों के समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य को प्रदर्शित करता है। मानव
एक सामाजिक प्राणी है जो जीवन प्रयत्न सामाजिक पूंजी का निर्माण करता है। अब हम देखते हैं सकल पूंजी निर्माण GCF, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, सकल पूंजी निर्माण। ये दो प्रकार से होते हैं, एक स्टॉक और दूसरा GFCF। स्टॉक जो है ये 3 प्रकार का, कच्चा माल, मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु। जबकि GFCF जो है यानी ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन यानी सकल अस्थाई पूंजी निर्माण, ये जो है इसका मतलब है मशीन, जमीन, घर। तो इन सब का जो मूल ह्रास है वो सभी है। भारत का वर्तमान में सकल पूंजी निर्माण दर GDP का लगभग 30% है। पूंजी निर्माण के लिए 3 प्रमुख शर्तें होती हैं। पहली शर्त है बचत का सृजन, दूसरा है बचत का संग्रहण यानी वित्तीय बचत के रूप में, और तीसरा है वित्तीय बचत का निवेश। तो पूंजी निर्माण के लिए 3 प्रमुख शर्तें होती हैं, बचत का सृजन, बचत का संग्रहण वित्तीय बचत के रूप में, और वित्तीय बचत का निवेश। अब हम देखते हैं बचत, निवेश और पूंजी निर्माण का संबंध। अगर बचत बढ़ेगा तो निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा तो उत्पादन क्षमता बढ़ेगा, उत्पादन क्षमता बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो आय बढ़ेगा, और आय बढ़ेगा तो बचत बढ़ जाएगी। किसी भी अर्थव्यवस्था में समृद्धि दर बढ़ाने के लिए यह आवश्यक होता है, किसी भी अर्थव्यवस्था में समृद्धि दर बढ़ाने के लिए यह आवश्यक होता है कि वहाँ आवश्यक रूप से पूंजी निर्माण हो। PT 2013 में पूछा गया था कि किसी भी अर्थव्यवस्था में समृद्धि दर बढ़ाने के लिए यह आवश्यक होता है कि वहाँ आवश्यक रूप से पूंजी निर्माण हो। अब हम देखते हैं पूंजी उत्पाद अनुपात COR, कैपिटल आउटपुट रेशियो, पूंजी उत्पाद अनुपात। पूंजी उत्पाद अनुपात पूंजी यानी निवेश और उत्पाद के अनुपात को प्रदर्शित करता है। पूंजी उत्पाद अनुपात पूंजी और उत्पाद के अनुपात को प्रदर्शित करता है। पूंजी उत्पाद अनुपात पूंजी की उत्पादकता को बताता है। पूंजी उत्पाद अनुपात पूंजी की उत्पादकता को बताता है। अर्थात अर्थव्यवस्था में होने वाले निवेश से GDP में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, अर्थात अर्थव्यवस्था में होने वाले निवेश से GDP में कितनी बढ़ोतरी हो रही है। पूंजी की उत्पादकता, पूंजी की उत्पादकता यह बताता है कि किस प्रकार कम पूंजी यानी निवेश के द्वारा अधिक उत्पादन किया जा सके। इस प्रकार पूंजी उत्पाद अनुपात जितना कम होगा, पूंजी की उत्पादकता उतनी ही अधिक होगी। पूंजी उत्पाद अनुपात जितना अधिक होगा, पूंजी की उत्पादकता उतनी ही कम होगी। अतः पूंजी उत्पाद अनुपात और पूंजी उत्पादकता में व्युत्क्रमानुपाती होती है। COR यानी पूंजी उत्पाद अनुपात व्युत्क्रमानुपाती पूंजी की उत्पादकता। इस प्रकार कम पूंजी उत्पाद अनुपात अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर माना जाता है। यानी पूंजी 2 उत्पाद 1 ये नहीं बेहतर है, पूंजी 1 उत्पाद 1 ये भी नहीं बेहतर है, पूंजी 1 उत्पाद 2 यानी पूंजी की उत्पादकता ज़्यादा तो ये बेहतर माना जाता है। तो उपयुक्त उदाहरण में 1:2 सबसे बेहतर है क्योंकि यह अधिक पूंजी की उत्पादकता को प्रदर्शित करता है। पूंजी उत्पाद अनुपात कभी शून्य नहीं हो सकता। जिस कंपनी या फर्म का COR यानी पूंजी उत्पाद अनुपात कम होता है उसकी साक्ष्य क्षमता बेहतर माना जाता है। सरकार पूंजी उत्पाद अनुपात को कम करने के लिए निम्न प्रयास कर रही है। पहला है देश में मजबूत
आधारभूत संरचना का निर्माण। दूसरा है उत्पादन में उन्नत तकनीकी का प्रयोग, उत्पादन में उन्नत तकनीकी का प्रयोग। और तीसरा है कौशल विकास के द्वारा। अब हम देखते हैं ICOR, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, वृद्धिशील पूंजी उत्पाद अनुपात। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, वृद्धिशील पूंजी उत्पाद अनुपात, ICOR। एक अतिरिक्त यूनिट के उत्पादन में कितने अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होती है, इसे ICOR द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ICOR जितना कम होगा, पूंजी की उत्पादकता उतनी ही अधिक होगी। इस प्रकार ICOR का कम होना अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर माना जाता है। भारत में वर्ष 2010 से 2014 तक ICOR लगभग 5.5 था। 2014 से 2019 तक यह घटकर 4.5 लगभग हो गया है। यह अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल माना गया। हैराल्ड और डोमर दो अर्थशास्त्री द्वारा देश में समृद्धि दर की गणना के लिए एक सूत्र दिया है। हैराल्ड और डोमर दो अर्थशास्त्री द्वारा देश में समृद्धि दर की गणना के लिए एक सूत्र दिया है। G बराबर S/C, जहाँ G बराबर समृद्धि दर, S बराबर सकल बचत दर और C बराबर ICOR है। तो G बराबर S/C। माना S 30%, ICOR 5, तो G क्या होगा? तो G बराबर हो जाएगा 30/5 बराबर 6%। समृद्धि दर में वृद्धि करने के लिए यदि अर्थव्यवस्था में सकल बचत दर को बढ़ाया जाए किंतु ICOR को स्थिर या कम न रखा जाए तो अधिक बचत प्राप्त करने के बावजूद अर्थव्यवस्था अधिक समृद्धि दर को प्राप्त नहीं कर सकती। ये पूछा गया है PT 2018 में। समृद्धि दर में वृद्धि करने के लिए यदि अर्थव्यवस्था में सकल बचत दर को बढ़ाया जाए किंतु ICOR को स्थिर या कम न रखा जाए तो अधिक बचत प्राप्त करने के बावजूद अर्थव्यवस्था अधिक समृद्धि दर को प्राप्त नहीं कर सकती। इसलिए यह आवश्यक है कि ICOR को कम किया जाए, तभी उच्च समृद्धि दर को प्राप्त किया जा सकेगा। ICOR को कम करने के लिए आधारभूत संरचना के निर्माण पर जोर, कौशल विकास पर जोर और तकनीक दक्षता को बढ़ाना है। तो इसी के साथ लेक्चर नंबर 13 भारतीय अर्थव्यवस्था का यहीं पे समाप्त होता है।